हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने स्टडी की थी कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है और सेकंड पेपर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म किया, सूचित किया, बताया कि योर फर्स्ट पेपर इज़ एसे पेपर। मीन्स इन फर्स्ट पेपर यू हैव टू स्टडी एसेज। मैंने आपको बताया कि पेपर फर्स्ट में आप लोगों को एसेज पढ़ने हैं और उसमें जो सबसे पहला एसेइस्ट है वो है फ्रांसिस बेकन। ओके स्टूडेंट्स, कौन है? फ्रांसिस बेकन। स्टूडेंट्स, सॉरी, फ्रांसिस बेकन के बारे में सबसे खास बात आपको ये जाननी है कि फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कॉपी और पेन ज़रूर अपने पास लेके बैठें। जो भी आपको स्पेशल चीज़ें इसमें नज़र आती हैं लेक्चर में, उसको आप नोट भी करते चलें। स्टूडेंट्स, अंग्रेजी निबंधों का जनक कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो आप लोग याद रखेंगे कौन है? फ्रांसिस बेकन। सबसे पहले आप लोगों को इन्हीं को पढ़ना है, फ्रांसिस बेकन को, और इनके एसेज को पढ़ना है। आपके सिलेबस में 2 एसेज हैं फ्रांसिस बेकन के, जिनमें पहला है ऑफ ट्रूथ और दूसरा है ऑफ रिवेंज। पहला एसे कौन सा है? ऑफ ट्रूथ, और सेकंड एसे है आपका ऑफ रिवेंज। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। कई बार ये पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ एसे। ओके स्टूडेंट्स, तो फादर ऑफ एसे इज ए फ्रेंच एसेइस्ट जिसका नाम था मॉन्टेन। क्या नाम था? मॉन्टेन। ओके स्टूडेंट्स, MONTAIGN। ओके, मॉन्टेन। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ एसे, ओनली एसे, किसी लैंग्वेज का नाम ना लिया जाए, मीन्स दुनिया में पहली बार एसे अगर किसी ने लिखा तो उसका नाम क्या था? मॉन्टेन था। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी में सबसे पहले निबंध किसने लिखना शुरू किया, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो ही इज फ्रांसिस बेकन। ओके स्टूडेंट्स, तो हु इज द फादर ऑफ एसे? यस, फादर ऑफ एसे इज मॉन्टेन एंड फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज फ्रांसिस बेकन। ओके स्टूडेंट्स, तो शायद इसी बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रांसिस बेकन का नाम कितना बड़ा है, विशेष करके इंग्लिश लिटरेचर में। और एसे को इंग्लिश लिटरेचर में लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो फ्रांसिस बेकन को जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ही इज बिलोंगिंग टू 16th सेंचुरी। किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? 16th सेंचुरी से, 16वीं शताब्दी। उस समय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन हुआ करता था इंग्लैंड में, जब इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी अंग्रेजी में। इसीलिए इनको 16th सेंचुरी का एसेइस्ट कहा जाता है, और साथ ही एलिजाबेथन एसेइस्ट कहा जाता है, क्योंकि जब ये इंग्लैंड में एसेज लिख रहे थे, लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो उस समय क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन हुआ करती थी। ओके स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न साइंस आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं मॉडर्न साइंस की जो सोच है, माने जो एक वैज्ञानिक सोच है, एक जो नई सोच है, जो पुरानी परंपरागत सोच से निकल करके नई सोच को, नई वैज्ञानिक सोच को लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो फ्रांसिस बेकन को ही जाता है।
मीन्स जो ट्रेडिशनल सोच थी पहले के ज़माने में, जो पुरानी सोच थी, उससे समाज को निकाल करके नई वैज्ञानिक सोच तक लाने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है फ्रांसिस बेकन को। इसलिए इनको आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, एक लिटरेचर के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक एसेइस्ट के रूप में, एक फिलॉसफर के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, किसी भी रूप में आप फ्रांसिस बेकन को परिभाषित कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ तक फ्रांसिस बेकन के जीवन का सवाल है तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो स्टूडेंट्स, फ्रांसिस बेकन का जन्म जनवरी 22, 1561 को लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में। ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 22, 1561 in England and the city was London. Okay students, and he was died on April 9, 1626 when he was 65 year of age. इनकी मृत्यु 9 अप्रैल 1626 को हुई, उसी लंदन शहर, उसी इंग्लैंड में, जबकि इनकी उम्र 65 वर्ष की थी। ही वॉज 65 ईयर ऑफ एज। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रांसिस बेकन कोई सामान्य परिवार से नहीं थे। इनके पिताजी राज परिवार से जुड़े हुए थे, एक बड़ा नाम था। कोई सामान्य परिवार में रहने वाले व्यक्ति फ्रांसिस बेकन नहीं थे। इनके पिताजी की खासी पहुंच और पहचान हुआ करती थी राज परिवार में, और कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा श्रेय, बहुत बड़ा उसका बेनिफिट फ्रांसिस बेकन को भी मिला। ये भी अपने प्रारंभिक जीवन से ही राज परिवार से जुड़ गए और क्वीन एलिजाबेथ के बहुत खास लोगों में ये शामिल थे। स्टूडेंट्स, इनकी विद्वता, इनके प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनकी राजनैतिक समझ, इनकी कूटनीतिक जो विशेषताएं थी इनकी व्यक्तित्व की, उसी का परिणाम रहा कि ये इंग्लैंड के राज परिवार में, इंग्लैंड की जो शासन सत्ता थी उसके सर्वोच्च पदों पर विराजमान रहे। इनको बड़े बड़े ओहदे मिले, बड़ी बड़ी पोस्ट मिले इंग्लैंड में। इनको लॉर्ड चांसलर बनने का अवसर मिला इंग्लैंड में। 1618 से लेकर 1621 तक लॉर्ड चांसलर रहे। ये सर्वोच्च पद होता है, एक बड़ा पद होता है लॉर्ड चांसलर का। उसके बाद स्टूडेंट्स, इनको सांसद चुना गया 1584 में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए गए इंग्लैंड में। इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रसूख के आदमी थे, व्हाट काइंड ऑफ हायर स्टैंडर्ड ही हैज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल ही वाज प्लेइंग इन द गवर्निंग काउंसिल, इन गवर्निंग बॉडी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो शासन सत्ता थी, जो राज चल रहा था इंग्लैंड में, उसमें कितनी इनकी पहुंच थी, कितनी इनकी पकड़ थी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो खास बात रही डियर स्टूडेंट्स फ्रांसिस बेकन के जीवन की, वो ये रही कि ये अंग्रेजी को हमेशा बहुत निम्न भाषा मानते थे। फ्रांसिस बेकन के जो कंसर्न थे, फ्रांसिस बेकन की जो सोच थी, उस सोच में इनके लिए अंग्रेजी बहुत निम्न वर्ग की भाषा थी। इसलिए इन्होंने जो अपनी श्रेष्ठतम रचनाएं लिखी, महान रचनाएं लिखी, वो सारी की सारी रचनाएं इनकी
इटालियन भाषा में या फ्रेंच भाषा में, कुछ जर्मन भी इन्होंने लिखा, लेकिन जो मेजर क्रिएशंस रही इनकी वो सब इटालियन लैंग्वेज में थी, क्योंकि उस समय 16वीं शताब्दी के पहले के समय तक अंग्रेजी सांसें ले रही थी, धीरे धीरे चलने की शुरुआत कर रही थी। मुख्य रूप से जो बड़े वर्ग की भाषा थी, संभ्रांत वर्ग की भाषा थी, पढ़े लिखे विद्वानों की भाषा थी, महान पुस्तकों की भाषा थी, प्रिय विद्यार्थियों, वो इटालियन लैंग्वेज हुआ करती थी, इटली की लैंग्वेज हुआ करती थी। इसलिए बेकन ने भी अपनी समस्त रचनाएं, जो प्रारंभिक महान रचनाएं उन्होंने लिखी, वो लिखी इटालियन लैंग्वेज में। लेकिन जब वो अंग्रेजी में लिखना शुरू किए, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू किए, तो उन्होंने एसेज लिखे, एक नया फॉर्म लेके आए ये एसे निबंध। और निबंधों को ये महत्व नहीं देते थे, बहुत छोटे मोटे सामान्य लोगों को एक काउंसिल दिया करते थे, लोगों को एक सलाह दिया करते थे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रांसिस बेकन के जो एसेज थे शुरू में, वो काउंसलिंग मात्र थे, माने सलाह थी, एक तरह की सजेशन था लोगों के लिए। काउंसिल्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको? इससे नहीं, काउंसिल्स कहा जाता था, सलाह कहा जाता था। क्योंकि सलाह छोटे वर्ग के लोगों को देते थे, सामान्य जीवन जीने वाले हमारे आपकी तरह लोगों को दिया करते थे। इसीलिए इन्होंने सोचा कि चलो, ये चूंकि सलाह है, छोटी मोटी सामान्य बातें हैं, इसलिए इसको आम लोगों की भाषा में दिया जाए, जो लोग गंवार टाइप के, देहाती टाइप के सामान्य लोग हैं, आम जनता है, वो लोग समझ सकें। इसलिए इन्होंने उसको किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी में लिखा, चूंकि अंग्रेजी छोटे वर्ग के लोगों की भाषा हुआ करती थी इनकी दृष्टि में। लेकिन स्टूडेंट्स, इसी को चाहे भाग्य कहिए या विधि का लेख कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, कि आज अगर फ्रांसिस बेकन को सारी दुनिया जानती है तो उन्हीं एसेज के लिए जानती है, जिन्हें ये बहुत छोटा समझ के अंग्रेजी जैसी तुच्छ भाषा में लिखा। आज वही अंग्रेजी इनकी पहचान है। आज उसी अंग्रेजी के लिए फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं, और उन्हीं एसेज के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें इन्होंने केवल आम लोगों को सलाह देने के लिए, समझाने के लिए यूं ही लिख दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने इसको पब्लिश होने के लिए या किताबों में छपने के लिए, या उन्हें ये नहीं पता था कि बीए सेकेंड ईयर में आने वाले समय में आरआरपीजी कॉलेज में एसेस पढ़ाए जाएंगे, ये इन्हें नहीं पता था कि इतना महत्व इनको मिलेगा। लेकिन आज इनकी प्रसिद्धि बनी तो उन्हीं एसेस की वजह से बनी, जिसको इन्होंने बहुत हल्के में लिख दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इनके जो प्रमुख किताबें इन्होंने लिखी। बेसिकली सब की सब इटालियन लैंग्वेज में रही। इनकी जो पहली प्रसिद्ध रचना है द न्यू एटलांटिस, आप लोग नोट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी है, द न्यू एटलांटिस। दूसरी जो इनकी प्रसिद्ध रचना है डी सैपियंसिया वेटरम, डी सैपेंशिया वेटरम। और जो रचना वैज्ञानिक प्रगति को, विज्ञान को लेके आई, जिसकी वजह से इनको आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है, वो रचना रही एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। एक साइंटिफिक सोच की इनकी पुस्तक थी, बड़ी ही प्रसिद्ध रचना थी इनकी, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके अलावा जो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है नोवम ऑर्गेनम, नोवम ऑर्गेनम आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। एक इनकी प्रसिद्ध रचना रही इंस्टोरेशियो मैग्ना, इंस्टोरेशियो मैग्ना। और इसके अलावा इनकी जो रचना रही कमेंटेरियस सॉल्यूटस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनकी मेजर क्रिएशंस रही, आप लोगों को इसको याद रखना चाहिए। लेकिन जो रचना जिसके लिए सारी दुनिया फ्रांसिस बेकन को जानती है, जिसकी वजह से आज आप लोग फ्रांसिस बेकन को पढ़ रहे हैं, वो उस पुस्तक का नाम है
बेकन्स एसेज, नोट कर सकते हैं आप लोग, क्या? बेकन्स एसेज, उसका टाइटल ही है बेकन्स एसेज। उस पुस्तक को में जो उन्होंने निबंध लिखे अंग्रेजी में, वो सारे के सारे कलेक्ट हैं। द कलेक्शन ऑफ हिज इंग्लिश एसेज इज बेकन्स एसेज। क्या नाम है उस पुस्तक का? बेकन्स एसेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे निबंध इंग्लिश में लिखे हुए हैं इनके द्वारा, उसी से इनकी प्रसिद्धि बनी, और उसी में से 2 एसेज निकाल करके, चुन करके आपके सिलेबस में डाल दिया गया है, जिसको आप लोगों को पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, एक खास बात आप लोगों को फ्रांसिस बेकन के बारे में बता दूं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक कोटेशन अलेक्जेंडर पोप ने कहा था फ्रांसिस बेकन के बारे में, एक लाइन कही थी अलेक्जेंडर पोप। यस स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर आप लोगों ने अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। उन्होंने फ्रांसिस बेकन के कैरेक्टर के बारे में कहा था कि इफ पार्ट्स दी एल्योर, इफ पार्ट्स दी एल्योर, थिंक हाउ बेकन साइंड brightest, wisest, but the meanest of mankind. Brightest, wisest, but the meanest of mankind. स्टूडेंट्स, बेकन ने कहा कि यदि आप लोग, अलेक्जेंडर पोप ने कहा कि यदि आप लोग बेकन के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, ये किस तरीके से अंग्रेजी साहित्य का वह चमकता हुआ सितारा था, तो उसके जीवन को 3 शब्दों में आप जान सकते हैं: ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अब इसको आप समझें। पहला शब्द अलेक्जेंडर पोप ने कहा ब्राइटेस्ट। ब्राइटेस्ट माने सबसे ज्यादा चमकता हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लैंड में जिस युग में फ्रांसिस बेकन था, इतने सर्वोच्च पदों पे ये रहा, इतना मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी इसकी, राजसत्ता में इसकी इतनी हनक थी, इतना रसूख था कि अपने दौर में सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा इंग्लैंड का हुआ करता था फ्रांसिस बेकन। इसलिए स्टूडेंट्स, अलेक्जेंडर पोप ने इसको ब्राइटेस्ट कहा, सबसे चमकता हुआ सितारा। ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट। वाइजेस्ट माने बुद्धिमान। यदि बुद्धि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वाइज, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा प्रखर विद्वान ये हुआ करता था उस दौर में, जिसने वैज्ञानिक सोच को जन्म दिया। इसलिए अलेक्जेंडर पोप ने इसको वाइजेस्ट कहा। आप ध्यान रखिए, दोनों सुपरलेटिव हैं, माने ब्राइटनेस में ब्राइटेस्ट, चमक में, प्रसिद्धि में, रसूख में ब्राइटेस्ट, सर्वोच्च, सबसे ज्यादा चमकता हुआ, एंड वाइजेस्ट, ज्ञान और प्रज्ञा में वाइजेस्ट, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा रीजनेबल। ही इज अ मैन ऑफ नॉलेज एंड रीजन। लेकिन तीसरा शब्द स्टूडेंट्स बेकन ने कहा मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड माने कि लेकिन फ्रांसिस बेकन को अगर एक मनुष्य के रूप में, एक आदमी के रूप में आप जानना चाहें तो बहुत बड़ा मीन व्यक्ति था, बहुत गंदा आदमी था। ही वॉज मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। मानवता के लिए, आम जनमानस के लिए वो बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति था, बहुत ही घटिया आदमी था। ओके स्टूडेंट्स, माने ज्ञान में सर्वोच्च, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में सर्वोच्च, लेकिन एक आदमी के रूप में अच्छा आदमी बेकन नहीं था। अगर उसको हम एक इंसान के रूप में देखें तो कभी भी उसे हम एक अच्छा इंसान नहीं मान सकते।
तो स्टूडेंट्स, आपके मन में आ रहा होगा कि अचानक इतना विद्वान, इतना बड़ा, इतना श्रेष्ठ, इतना ज्ञानवान, इतना वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति, इतना बड़ा दार्शनिक, एक मनुष्य के रूप में, एक मानव के रूप में कैसे इतना घटिया था? उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि जब ये इंग्लैंड के तमाम उच्च पदों पर था तो इसने बहुत सारे भ्रष्टाचारों को बढ़ावा दिया। जैसे आजकल तमाम लोगों के बारे में आप लोग जानते होंगे कि खूब पढ़ते लिखते हैं, मेहनत करते हैं, और जब अधिकारी बन जाते हैं तो भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं। तो उनकी विद्वता में, उनके ज्ञान में कमी नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी नहीं है, लेकिन हर आदमी जानता है कि कितना घूसखोर आदमी है ये। तो फ्रांसिस बेकन ऐसा व्यक्ति था जिसने करप्शन को बढ़ावा दिया और इसके ऊपर सर्वोच्च पदों पर रहते हुए तमाम प्रकार के अपने शक्ति के दुरुपयोग करने के केसेस लगे। इसने घूस को, ब्राइब जिसको आप कहते हैं, उसको एकदम लीगल वर्क बना दिया था। आपको ये काम करवाना है, चलिए इसके लिए इतना पैसा है, रेट फिक्स कर दिया था फ्रांसिस बेकन ने। तो श्रेष्ठ पदों पे रह के इसने घूसखोरी जैसे काम किए, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। और आपको बता दें कि बाद में चल करके इनके ऊपर केसेस चलाए गए, तमाम प्रकार के एलिगेशन लगे और इनको अपने तमाम पदों से हाथ धोना पड़ा। इसलिए अलेक्जेंडर पोप ने कहा, ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट बट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जब आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे फ्रांसिस बेकन पर, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक ईश्वर करे कि सब सही हो जाए, हम लोग आमने सामने बैठ के पढ़ने लगें। तो जब नोट्स लिखवाएंगे आप लोगों को तो इसमें ये कोटेशन जरूर लिखा जाएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, किसने कहा? अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, इफ पार्ट्स दी एल्योर, थिंक हाउ बेकन साइंड ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट बट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी खास बातें रही फ्रांसिस बेकन की लाइफ के बारे में। मैंने थोड़ा सा आप लोगों से जिक्र किया, थोड़ी सी चर्चा की आप लोगों को। ओके, इन्होंने जो पहला अपना अंग्रेजी का एडिशन पब्लिश किया था एसेज का, वो उन्होंने 1597 में पब्लिश किया था। कब पब्लिश किया था? 1597 में, 1597 में इन्होंने पब्लिश किया था। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही खूबसूरत एसेज रहे। अब हम लोग फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक निबंधकार के रूप में क्या क्या विशेषताएं थी, ये तो मैंने अभी तक आप लोगों को इनकी बायोग्राफी समझाई, इनके जीवन के बारे में समझाया, जिसको आप लोग हिंदी में जीवनी कहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग इनके जो साहित्यिक योगदान है, किस तरीके से जो इन्होंने एसेज लिखे, उन निबंधों की विशेषताएं क्या हैं, माने जो भी एसेज आप लोग इनके पढ़ेंगे, उन एसेज में आप लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी खास चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, वो चीज़ हम लोग अब देखेंगे। क्लियर? तो पहली विशेषता है फ्रांसिस बेकन के एसेज की। एक चीज़ आप लोगों को क्लू दे देते हैं कि जो फ्रांसिस बेकन है, इनके जितने एसेज हैं वो बेसिकली आप से शुरू होते हैं। ये थोड़ा सा क्लू याद रखिएगा, आप लोगों को आसान रहेगा पहचानने में। जो भी ये एसेज लिखेंगे सब आप से शुरू होते हैं, जैसे ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ ट्रुथ, ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रेवल। इस तरीके से सारे के सारे एसेज इनके काहे से शुरू होते हैं? आप से ही शुरू होते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मैंने कुछ का नाम आप लोगों को बताया, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा विशेषताएं बताते हैं स्टूडेंट्स। जो पहली विशेषता है फ्रांसिस बेकन के एसेज की,
that Francis Bacon's essays are personal essays. Sorry, not personal essays, impersonal essays. ओके, माने फ्रांसिस बेकन के एसेज पर्सनल एसेज नहीं है, माने आत्मकथात्मक निबंध नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी साहित्यकार, चाहे वो कवि हो, चाहे नाटककार हो, चाहे निबंधकार हो, चाहे कहानीकार हो, वो अगर कुछ लिखता है तो कहीं न कहीं उसकी रचनाओं में उसकी जिंदगी से जुड़े हुए अनुभव जरूर शामिल होते हैं। कहीं न कहीं उसके रचनाओं में उसके जीवन की झलक आपको देखने के लिए जरूर मिलती है। और जब किसी की रचना में उस व्यक्ति के जीवन की झलक देखने के लिए मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल या पर्सनल। जैसा कि आप लोग विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट पढ़े थे उसमें आपने देखा था कि विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन की चीज़ें अपने एसेज में लिखी थी। WH उनका फ्रेंड था, डार्क लेडी थी, आप लोगों को लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था। तो वो जब कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें बताता है तो ऑटोबायोग्राफिकल होता है। लेकिन बेकन की एक खास बात थी कि बेकन के एसेज में बेकन के निजी जीवन की एक झलक भी नहीं पा सकते हैं, पूरी तरीके से इम्पर्सनल। ओके, माने आत्मकथा जैसा कुछ पा ही नहीं सकते हैं। ही इज टोटली ऑब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच, ही इज नॉट सब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच। उसके निबंधों में उसके निजी जीवन की झलक आप कभी नहीं पा सकते हैं। राइट, ये पहली खास बात है फ्रांसिस बेकन के एसेज की। राइट स्टूडेंट्स, तो पहली खास बात मेरे ख्याल से आप नोट कर लिए होंगे, बेकन्स एसेज आर इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मीन्स नॉट ऑटोबायोग्राफिकल, मीन्स ऑब्जेक्टिव इन नेचर। माने उनके एसेज का जो नेचर है, जो पहली विशेषता है वो ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच नहीं होता है, पूरी तरीके से वो इम्पर्सनल होता है, उसमें कुछ भी उनकी पर्सनल जिंदगी की चीजें नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड विशेषता इनके एसेज की ये रही है कि फ्रांसिस बेकन इज मैन ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। व्हाट? प्रैक्टिकल wisdom. What? Practical wisdom means Bacon is known for his practical knowledge in his essays. अपने निबंधों में फ्रांसिस बेकन एकदम प्रैक्टिकल बातें लिखता है। मीन्स वो बहुत आदर्शवादी नहीं है अपने निबंधों में कि बहुत आदर्शवादी चीजें लिखे। राइट, हम आपको पढ़ाएंगे आगे। जैसे आदर्श तो ये कहता है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो, ये आदर्श है। लेकिन आप देखते हैं कि क्या बिना झूठ बोले काम चलेगा? जिन लोगों के पास दुकान है उनसे पूछिए, वो कहते हैं ये सामान, अगर उनके पास कोई सामान 50 रुपए का है और आप लोगों को 55, वो सामान उन्होंने खरीदा है 20 रुपए का, खरीद उनका 20 रुपए का और देते हैं 50 रुपए का, और उनसे कहिए कुछ कम कर दीजिए तो अरे यार मित्र, क्या बताएं आपको, ये जो है ये 48 रुपए का खरीद पड़ा है। अब आप सोच लीजिए 48 रुपए का खरीद पड़ा है तो 50 में न बेचें तो क्या करें, और झूठ बोल के सामान बेच रहे हैं, बड़े बड़े सेठ बने हुए हैं। तो बेकन कहता है कि अगर ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे तो दुनिया का व्यवसाय चलेगा कैसे? फिर तो सब दरिद्र हो जाएंगे, सब भिखारी हो जाएंगे, बिजनेस कौन करेगा? तो बेकन कहता है कि सत्यमेव जयते वेते तो ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं कि हर जगह सत्य ही बोलो। तो बेकन अपने एसेज में, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो व्यवहारिक चीजें हैं, जो जमीन पर, जो धरातल पर सच्चाई है, उनकी बातें करता है। वो बहुत आदर्शवादी बातें नहीं करता है।
ओके स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छा इससे आप लोगों के सिलेबस में ऑफ स्टडीज है भी। लोग कहेंगे पढ़ते रहो, एकदम पूरी तरीके से ज्ञान में डूब जाओ। बेकन कहता है ज्ञान में डूब जाएंगे तो क्या क्या कर लेंगे। ज्ञान में डूबने से काम होगा कि ज्ञान वो जरूरी है जिससे नौकरी मिल जाए, जिससे पैसा कमाने लगे। बेकन कहता है ज्ञान ओन नहीं चाहिए, हमको ज्ञान वो चाहिए जो नौकरी दिला दे। माने वो एकदम व्यवहारिक बातें करता है, वो आदर्शवादी बातें नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेकन की दूसरी विशेषता क्या है कि हिज एसेज आर एसेज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। क्या कहता है वो? प्रैक्टिकल विजडम, माने व्यवहारिक ज्ञान। विजडम मीन्स नॉलेज। वो व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है। वो ऐसे ज्ञान की बात नहीं करता है जिसको धरातल पे उतारा ही न जा सके, जो सच्चाई से बहुत दूर हो, खाली किताबों में लिखा जाए। बेकन कहता है किताबों वाली चीज़ें नहीं, वो चीज़ें वो कहता है जो आपके निजी जिंदगी में जो चीज़ें होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दो खास बातें हो गई, क्लियर। आप इनको पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ इन्होंने लिखा है। तो वैसे सामान्य रूप में तो आप लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के घरों में होंगे तो लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है। ओके, लेकिन बेकन उसमें अलग अप्रोच अपना रखता है, राइट। वो बताता है कि कौन से लोग मैरिड अच्छे हो सकते हैं और कौन अनमैरिड अच्छे हो सकते हैं, राइट। तो वो कहीं भी आदर्शवादी बातें न लिख करके एकदम व्यवहारिक बातें लिखता है, क्लियर, राइट। आदर्श में तो कहा जाता है कि एक एक लाइन पढ़नी चाहिए। बेकन कहता है एक एक लाइन नहीं पढ़नी चाहिए किताब में खाली देख लो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम में आने वाली हो, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हो, उन्हीं चीज़ों को पढ़िए, पूरी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। बेकन एकदम व्यवहारिक बातें करता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से दो विशेषताएं आप लोगों ने पढ़ ली। पहली विशेषता मैंने बताई कि इम्पर्सनल एसेज हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है। और दूसरी विशेषता क्या रही? प्रैक्टिकल विजडम। इनके एसेज में फ्रांसिस बेकन हमेशा व्यवहारिक बातों का जिक्र करता है। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे। तीसरी विशेषता है फ्रांसिस बेकन के कि फ्रांसिस बेकन के जो एसेज हैं दे आर प्रोवर्ब्स लाइक, माने हिज एसेज है प्रोवर्बियल क्वालिटी। ये प्रोवर्बियल क्वालिटी क्या होती है? प्रोवर्बियल क्वालिटी का मतलब ये होता है कि इनके जितने भी एक एक वाक्यों को अगर आप पढ़ेंगे तो उनका एक एक वाक्य समझ लीजिए कि एक एक कोटेशन है, एक एक प्रोवर्ब है। वो मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी एक एक पंक्ति कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वो पत्थर पर खींची हुई लकीर है, राइट, क्लियर। जैसे रहीमदास जी ने लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो किस दौर में उन्होंने लिख दिया था रहीमदास जी ने, लेकिन आज तक इस लाइन की प्रासंगिकता बनी हुई है। ये श्री पंक्तियां हैं, ये तब भी सही थी, आज भी सही हैं और कल भी सही रहेंगी, क्योंकि ये व्यवहारिक धरातल पर है। बेकन के एसेज की पंक्तियां भी इसी प्रकार की कि व्यवहारिक धरातल पर कल भी सच थी, आज भी सच हैं और कल भी सच रहेंगी। इसको कहते हैं, जिनकी पंक्तियों में ये क्वालिटी पाई जाती है, इसी को कहते हैं प्रोवर्बियल क्वालिटी। तो फ्रांसिस बेकन के जो एसेज की लाइनें हैं वो मैक्सिम्स हैं, उनको आप कहावत मान लीजिए। एक एक पंक्तियां उनकी कहावत है, सत्य है, राइट। जैसे उन्होंने ऑफ स्टडीज आप पढ़ेंगे, इसी में लिखा हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, छोटा सा सेंटेंस, लेकिन इस छोटे से सेंटेंस में उन्होंने इतिहास आपको चालाक बनाता है,
आपको सतर्क करता है, सत्य है, ये कल भी सच थी, आज भी सच है, कल भी सही रहेगी, कि इतिहास से हमेशा आप सीखते हैं। तो बेकन की ये तीसरी विशेषता है कि इसकी एक एक पंक्ति, इनके एसेस के एक एक शब्द, उनमें एक प्रोवर्बियल क्वालिटी पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, मैक्सिम्स हैं उनकी एक एक लाइन, राइट, आइडियम एंड फ्रेजेस की तरह आप उनको यूज कर सकते हैं, उनकी एक एक पंक्तियों को। क्लियर स्टूडेंट्स? अगली जो विशेषता है फ्रांसिस बेकन के एसेस की, वो ये है कि बेकन थोड़ा सा ऑब्सक्योर हैं। ऑब्सक्योर का मतलब डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसको कहते हैं बेकन्स ऑब्सक्योरिटी, माने बेकन के एसेस को अगर कोई टीचर पढ़ाए ना, आपको समझाए ना, तो थोड़ा सा उनको समझना कठिन होता है, समझना मुश्किल होता है, आसानी से आप उसको समझ नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है स्टूडेंट्स? उसके दो प्रमुख कारण हैं, आपको बताता हूं। व्हाट इज द रीजन कि फ्रांसिस बेकन इज ऑब्सक्योर, अ बिट डिफिकल्ट इन हिज एसेस? उसकी पहली विशेषता यह है स्टूडेंट्स कि बेकन के जो एसेज हैं, उन्होंने क्या किया है कि चूंकि अंग्रेजी को बहुत कमतर भाषा समझते थे, बहुत हल्की भाषा समझते थे, बहुत छोटी भाषा मानते थे, और उनकी दृष्टि में इटालियन, जर्मन और फ्रेंच ये श्रेष्ठ भाषाएं थी, तो इटालियन, जर्मन और फ्रेंच की भाषाओं का उनके लेखन में इतना प्रभाव था कि आप लोग पढ़ते वक्त देखेंगे कि लिखते रहते हैं अंग्रेजी में वो, लेकिन बीच बीच में कोई शब्द लैटिन भाषा का आ जाएगा, कोई शब्द इटालियन भाषा का आ जाएगा, कोई जर्मन आ जाएगा, कोई फ्रेंच आ जाएगा। तो भाई हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की मीनिंग हमारे बच्चों ने याद कर रखी है, हैं? अब बीच में आ गया कोई लैटिन का शब्द, तो कैसे समझेंगे? तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वो कई सारी डिफिकल्ट लैंग्वेजेज जो इंग्लिश रीडर्स के लिए हैं, उनका प्रयोग कर देते हैं बीच बीच में, इसलिए उनकी रचनाएं थोड़ी सी ऑब्सक्योर हो जाती हैं, थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, थोड़ी सी जटिल हो जाती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स? और दूसरा जो कारण है इनके जटिल हो जाने का, वो ये कारण है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये एक भी शब्द ज्यादा नहीं लिखते हैं, बहुत समझाते नहीं हैं, जितने कम से कम शब्दों में, माने गागर में सागर भर देने का कार्य करते हैं। इसलिए बहुत बड़े बड़े विचारों को, बहुत बड़े बड़े अर्थों को ये छोटे छोटे शब्दों में समेट देते हैं, इसलिए भी लोग इनको समझ नहीं पाते हैं, उनको एक्सप्लेन करना कठिन हो जाता है, इसलिए भी इनके एसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, जिसको हम बेकन्स ऑब्सक्योरिटी मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स? इसके अलावा जो अगली विशेषता है इनके एसेस की, वो है कि ये बहुत सारे कोटेशंस, बहुत सारे एल्यूजन्स लेके चले आते हैं दूसरी जगह से, दूसरे लिटरेचर से ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं, उदाहरण उठा लेते हैं, तमाम दूसरी जगहों से एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इसलिए भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जो कोटेशंस ये यूज़ कर देते हैं अपने एसेज में दूसरी भाषाओं से और दूसरी बुक्स से, दूसरे राइटर्स के, तो ये भी थोड़ा सा फ्रांसिस बेकन को कठिन बना देता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी प्रमुख विशेषता रही। इसके अलावा भी और सारी विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उसको हम तब बताते रहेंगे जब आपको हम इनका ऐसे पढ़ाते रहेंगे, तो उस वक्त बीच बीच में हम बताते रहेंगे कि यह भी इनकी विशेषता है, राइट। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इनके प्रोज स्टाइल की। इनकी स्टाइल कैसी है लिखने की, शैली जिसको हिंदी में आप कहते हैं, इनके लेखन की शैली कैसी है। भाषा की बात तो मैंने कर दी कि ये तमाम प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर देते हैं बीच बीच में, इनके सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे रहते हैं और बड़े भावों को छोटे में ही समेट देते हैं।
ये सारी बातें मैंने बता दी इनके भाषा के संदर्भ में, वाक्यों की रचना के संदर्भ में। लेकिन मैं अब थोड़ा सा आप लोगों के सामने जिक्र करता हूँ कि इनकी स्टाइल कैसी है, व्हाट स्टाइल ही हैज़ ऑफ राइटिंग, इनकी एसेस के राइटिंग की स्टाइल कैसी है। तो आप नोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बेकन की स्टाइल को एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एफोरिस्टिक स्टाइल। इसको याद रखिएगा आप लोग, बेकन्स की स्टाइल को क्या कहते हैं? बेकन्स स्टाइल इज सॉरी, एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं। एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, जो विशेष करके यूपी बोर्ड के लोग होंगे, बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहड़े ज्यों नाविक के तीर, देखन में हल्के लगें घाव करें गंभीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। माने देखने में तो छोटे होते हैं लेकिन उनका अर्थ और उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। माने जो आप लोग पढ़े हैं कि गागर में सागर भर दिया है, तो फ्रांसिस बेकन की इसी स्टाइल को एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं। माने जो फ्रांसिस बेकन की स्टाइल है वो इस तरह की है कि बहुत छोटे छोटे न्यूनतम शब्दों में, सीमित शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ समाहित कर देते हैं, बहुत बड़ा भाव और बहुत बड़ा अर्थ समाहित कर देते हैं। इसी को फ्रांसिस बेकन का क्या कहते हैं? एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी समझ गए होंगे फ्रांसिस बेकन के बारे में। अब मेरे ख्याल से हम लोगों को इनके एसे की ओर चलना चाहिए। पर्याप्त जानकारी मैंने दे दी कि किस तरीके की चीज़ें फ्रांसिस बेकन अपने एसेज में लिखते हैं, क्या इनका जीवन है। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर में मैंने दोनों चीज़ें समेटने का प्रयास किया, इनकी बायोग्राफी को और इनकी जो राइटिंग स्टाइल है, इनके जो एसे राइटिंग की विशेषताएं हैं, क्या क्या खास बातें हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने समेटने का प्रयास किया। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बेकन के बारे में। अब सीधे सीधे हम इनके पहले एसे को स्टार्ट करेंगे। इनका जो दो, मैंने आपको पहले बताया कि इनके दो एसेज आप लोगों के सिलेबस में हैं। जो पहला एसे है इनका वो है ऑफ स्टडीज़ और दूसरा एसे है ऑफ रिवेंज। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑफ स्टडीज़ और दूसरा कौन सा है? ऑफ रिवेंज। तो जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑफ स्टडीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग सीधे सीधे टेक्स्ट पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसमें एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, इसमें एसेज के जो टेक्स्ट है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर चलेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये इंटरमीडिएट के एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं होगा कि उसमें लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेते हैं। इसमें उनके भाव पे चर्चा होगी कि वो लाइन लिखी है तो उसके पीछे लिखने का रीज़न क्या है। माने एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक क्रिटिकल एनालिसिस होगा, एक समीक्षात्मक दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे कि कोई चीज़ लिखी हुई है तो क्यों लिखी हुई है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और इसका बृहत अर्थों में, व्यापक अर्थों में एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, बेकन ने क्या बताने का प्रयास किया है, क्या चीज़ आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों को इसका टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए। आपके सामने मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपके सामने बुक होनी चाहिए, आपके पास किताब होनी चाहिए पेपर फर्स्ट की। ऑफ स्टडीज़ आप अपने सामने खोल के रखेंगे, लाइन बाय लाइन में समझाना शुरू करूंगा आप लोगों को, उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि आपके पास बुक होगी, और नहीं होगी तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं इस वीडियो में टेक्स्ट दिया करूंगा। माने टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर होगा, जैसे इस समय आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसी तरीके से टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ होगा।
आप उसको देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको बुक की आवश्यकता फ़िलहाल अभी नहीं पड़ेगी। अगर आप ले लेते हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, लॉकडाउन में आप लोग शहर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने निकट का जो शहर है जहां किताबें मिलती हैं, अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप लोग अभी हमारे वीडियोस में ही टेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ऑफ स्टडीज़ का टेक्स्ट आपके सामने है। तो जितना पढ़ाना है उतना मैंने रखा है, धीरे धीरे और भी अभी ये ऐसे और बड़ा है तो और भी टेक्स्ट आते जाएंगे इसी तरीके से, तो आपको मैं इसको पढ़ा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों ने पर्याप्त पढ़ लिया है। कल से हम लोग इसकी टेक्स्ट की स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन कल से स्टडी होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।